हम लोगों ने जब हाइड्रोपोनिक शुरुआत करी थी ना लगभग 12 साल पहले, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि भैया हम लोग बिना मिट्टी की खेती करते हैं, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोपोनिक तो एक तरह से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाइड्रो मतलब पानी और पोनिक मतलब काम। एरोपोनिक के अंदर हमारे जो पौधे की रूट्स होती है उसको हम लोग पानी शावर के माध्यम से देते हैं। हाइड्रोपोनिक का ही पार्ट है एरोपोनिक। मिट्टी के अंदर पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हाइड्रोपोनिक खेती में जो हम लोग प्लांट उगाते हैं इसमें भी पीएच बहुत कंपलसरी होता है। 10 नहीं तो 15 या 20 साल बाद जब हमारी जमीनें लिमिटेड हो जाएगी तो हम लोग खाना कहाँ उगाएंगे, हम लोग खेती कहाँ करेंगे। तो हाइड्रोपोनिक उस टाइम के लिए एक तरह से, अगर कोई किसान बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास में है और वहाँ पे अगर वो हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके एक्सोटिक वेजिटेबल उगाता है तो उसमें जो उसको रिटर्न आएगा वो जल्दी आएगा। अगर आप खेती करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके लिए हाइड्रोपोनिक एक वरदान साबित हो सकती है। भारत में आज हम आधुनिक खेती को ऑटोमेशन या फिर फर्टिगेशन की नई तकनीकों से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज आधुनिक खेती इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि आज का किसान बिना मिट्टी के भी फसल उगा सकता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के जरिए। और इसी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को विस्तार दिया है रतलाम से आए अरविंद धाकड़ जी ने, जिन्होंने रतलाम में ही हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को एक बड़े तर्ज पर शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद धाकड़ हाइड्रोपोनिक्स से आपका हमारे फार्म पे स्वागत करता हूं। और हम लोग मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रियावन के रहने वाले हैं। और हमारे बैकग्राउंड की बात की जाए तो हम लोग फार्मर हैं और बचपन से ही हम लोग खेती देखते आ रहे हैं। हमारे फार्म पे विशेषकर बागवानी फसलों की खेती हम लोग करते हैं, जिसमें अंगूर मुख्यतः है। हम लोग अंगूर की खेती काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लगभग 35 साल से हम लोग हमारे फार्म पे अंगूर लगा रहे हैं। साथ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अमरूद है, अंजीर है, एप्पल बेर है, इनकी खेती भी हम लोग हमारे फार्म पे करते हैं। पर इन खेती के अंदर कुछ अपडेट लाने के लिए हम लोग 2012-13 के अंदर इजराइल गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने 10 दिन तक पूरा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी देखा, नई नई टेक्नोलॉजी को समझा। पर वहाँ पे एक दिन हमारा ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने प्रोटेक्ट कल्टीवेशन सिस्टम के माध्यम से की जाने वाली खेती के ऊपर अध्ययन किया। वहाँ पे हम लोगों ने कई तरह के जो ग्रीन हाउस होते हैं वो देखे, उसके अंदर होने वाली क्रॉप को हमने देखा। वहाँ पे हम लोगों ने एक नई चीज देखने को हमको मिली थी कि उन लोगों ने बिना मिट्टी के स्ट्रॉबेरी की खेती को लगा रखा था, जो हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट था। इवन हमारे इंडिया के लिए भी एक नई चीज थी वो। तो हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे कुछ समझा और समझने के बाद फिर हमारे फार्म पे आके इसकी एक छोटी शुरुआत करी। क्योंकि ये जो टेक्निक थी ये अपने इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे हमने काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी साइंटिस्ट लोगों से भी बात करी थी, पर उन्होंने बताया था कि ये टेक्निक अभी हमारे इंडिया के लिए नहीं है। पर हम लोगों ने देखा था कि ये किस तरह से होती है, उसको वहाँ पे हम पूरा अच्छे से समझ के आए थे। तो हम लोगों ने हमारे फार्म पे इसकी एक छोटी शुरुआत करी थी। मतलब हम लोगों ने क्या करा, 500-600 पौधे स्ट्रॉबेरी के लगाए और अपने ही मन से हम लोगों ने छोटा मोटा उसमें न्यूट्रिशन डाल डुला के उन पौधों को ग्रो करने की कोशिश करी, जो कि काफ़ी अच्छे ग्रो हुए। जब उसमें फ्लावरिंग आना चालू हुई तो हम लोगों को, जैसे हम लोग हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी कर रहे थे, तो हमको पता है कि फूलों की अवस्था में क्या डालना चाहिए, फ्रूट की अवस्था में क्या डालना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने टैंक में अप्लाई की, तो उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी लगी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आया। और उसके बाद हम लोगों ने अदर क्रॉप के ऊपर भी ट्राई किया। हम लोगों ने गोभी लगाई, शिमला मिर्ची लगाई, ककड़ी लगाई। तो इस तरह से हमारी एक छोटी शुरुआत हुई थी हाइड्रोपोनिक की। और आज हम लोगों को लगभग इस फील्ड में 12 साल हो गए हैं। और हम लोगों ने जब इन चीज़ों का मार्केट का स्टडी किया, चूंकि हाइड्रोपोनिक एक महंगी खेती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और हाइड्रोपोनिक के अंदर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। अगर आप हाइड्रोपोनिक को जानते हैं तो एक कम जगह के अंदर नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाए जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है, इसके अंदर हमको एक के ऊपर एक पौधे लगाना पड़ते हैं। तो इसमें लागत ज़्यादा आती है, और लागत ज़्यादा आती है तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम लोग जो फसलें लगा रहे हैं उससे जल्दी रिटर्न आए और अच्छा रिटर्न आए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें तो अधिकतर एक्सोटिक वेजिटेबल की खेती की जाती है, विदेशी सब्जियां लगाई जाती है, लेट्यूस वगैरह, पार्सले, केल, ब्रोकली, इन चीज़ों की खेती की जाती है, तब जाके कहीं हमको इसमें अच्छा रिटर्न आए। पर हमने ये देखा कि ये चीज़ें तो हमारे मार्केट में बिकती नहीं है।
हमने ये ट्राई भी किया इसको सेल करने का, बट यहाँ पे इसका चूंकि हम लोग गांव में हैं, नियरेस्ट रतलाम डिस्ट्रिक्ट है, तो इन छोटे मार्केट की वजह से यहाँ पे इन सब्जियों को सेल करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोगों ने खाली एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर के तरह हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक की शुरुआत करी। धीरे धीरे लोगों को इसमें रुचि आने लग गई, क्योंकि उस टाइम पे तो ये इंडिया में नहीं था। और हम लोगों ने जब किया था तो एक न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश कर दिया था, मतलब एक न्यूज़ बना दी थी कि बिना मिट्टी के भी खेती होती है। क्योंकि अब ये नई चीज हो गई कि बिना मिट्टी की खेती कैसे होती है, तो लोग हमारे यहाँ देखने आते थे। जयपुर से आ रहे हैं, उदयपुर से आ रहे हैं, कई लोग हमारे फार्म पे आने लग गए। तो हम लोगों ने एक छोटा सा शेड्यूल बनाया था कि हम लोग एक दिन लोगों के लिए रखेंगे जिसमें हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक को सिखाएंगे। इस तरह से धाकड़ हाइड्रोपोनिक का शुरुआत हुआ। और आज जैसे हम लोग ट्रेनिंग की बात करें तो हम हर महीने यहाँ पे हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे 2 दिन का वर्कशॉप लेते हैं। और इसके अंदर जैसे 2012-13 से हम लोगों ने शुरुआत करी थी, आज 2026 हो गया है। लगभग 11-12 हजार लोगों को हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक टेक्निक को सिखाया है। और चूंकि हाइड्रोपोनिक टेक्निक भविष्य की खेती है, क्योंकि आज हमारी खेतों में कई तरह की समस्याएं हैं, उसको देखते हुए लोग, हमारे जो यंग जनरेशन है, इस टेक्निक को अपनाना चाहते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो होती है ना, एक्चुअली हाइड्रोपोनिक तो एक तरह से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब हाइड्रो मतलब पानी और पोनिक मतलब काम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी में किया जाने वाला काम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में हम लोग पेड़ पौधे उगा रहे हैं। एक तरह से इसको बोल सकते हैं पानी में की जाने वाली खेती। चूंकि हाइड्रोपोनिक एक वर्ड है, अब यहाँ पे जो प्लांट उगाए जाते हैं उनको उगाने के लिए यहाँ पे कई तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे कि DWC, NFT सिस्टम, डच बकेट सिस्टम, ग्रोबैग वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे कई तरह के सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम लोग बिना मिट्टी के पौधे को उगाते हैं। हाइड्रोपोनिक के ये सारे पार्ट हैं। और ये जो सारे पार्ट होते हैं या ये जो सारे सिस्टम होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा पौधा उगा रहे हैं। मतलब अगर आप लीफी प्लांट उगा रहे हैं तो हम उसको वर्टिकल लेके जाएंगे, पर यहाँ पे अगर हम बड़े पौधे उगाना चाहते हैं, हम टमाटर उगाना चाहते हैं जो लगभग 2 से 3 फीट या 5 फीट या 10 फीट जाएगा, तो उसको हम लोग वर्टिकल ना ले जाते हुए हॉरिजेंटल पे लेके जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप हाइड्रोपोनिक के अंदर कि आप कौन से पौधे उगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टम अलग अलग बन जाते हैं। हाइड्रोपोनिक का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअली इसके अंदर हमारे जो प्लांट हैं इनकी लाइफ साइकिल को समझा जाता है। मीन्स कोई भी प्लांट होता है ना, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसका जीवन चक्र पूरा करने के लिए खाली वो प्लांट हमारे 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से 4 चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो पानी होता है, वाटर, दूसरा हवा, तीसरी लाइट, सनलाइट, चौथी होती है न्यूट्रिशन। खाली ये 4 चीजें ही चाहिए किसी भी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये चारों चीजें हम लोग उस पौधों को जड़ के माध्यम से पानी देते हैं, पानी के अंदर उसको न्यूट्रिशन मिला देते हैं, तो न्यूट्रिशन मिल जाता है। उन पौधों को थोड़ी लाइट में लगाते हैं, मतलब ग्रीन हाउस में लगाते हैं, तो ग्रीन हाउस भी ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें थोड़ी सी सनलाइट आती हो, तो उनको धूप मिल जाती है, नेचर में हवा है वो हवा मिल जाती है। इस तरह से हम लोग उस प्लांट को ग्रो करते हैं, ये चारों चीजें प्रोवाइड करके। हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आज जैसे हमारे खेतों में खेती की जा रही है, पर आज हमारे जो फार्मर हैं, जो फसलें उत्पादन कर रहे हैं, किसी टाइम पे हमारी जमीन में काफी अच्छी फर्टिलिटी थी, आज हमारी फर्टिलिटी कमजोर है, क्योंकि हम लोगों ने खेतों में इतने ओवर फर्टिलाइजर डाले हैं जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया, हमारा पीएच सब गड़बड़ हो गया है खेतों का, जिसकी वजह से हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमको आगे भविष्य में उत्पादन तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग कम जगह का उपयोग करके ज्यादा पौधे लगा के उत्पादन कर सकते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इंडिया के लेवल पे बात करें तो जैसे हम लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई में आपने देखा होगा 50-100 माला की बिल्डिंगें रहती है। वहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे जगह कम है और लोग बहुत ज्यादा है, तो उनको कहीं ना कहीं वर्टिकल रहना पड़ता है, एक के ऊपर एक वो मकान बना के या बिल्डिंग बना के रहते हैं। ऐसा ही भविष्य में आज नहीं तो कल, मीन्स 10 नहीं तो 15 या 20 साल बाद जब हमारी जमीनें लिमिटेड हो जाएगी तो हम लोग खाना कहाँ उगाएंगे, हम लोग खेती कहाँ करेंगे? तो हाइड्रोपोनिक उस टाइम के लिए एक तरह से विकल्प है जहां हम लोग इसमें खेती कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जमीन का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। और चूंकि जमीन का उपयोग नहीं करते हैं तो हम लोग एक के ऊपर एक वर्टिकल तरीके से पौधे को उगा सकते हैं और कम जगह में कम पानी का उपयोग करके आराम से खेती कर सकते हैं। आज अगर एक किसान हाइड्रोपोनिक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहता है
तो उन्हें NFT, डच बकेट्स और ग्रो बैग के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है। NFT चैनल जो होता है, आपने जैसे अधिकतर यूट्यूब पे देखे होंगे, इवन हमारे फार्म पे भी आपने देखे होंगे, पाइप का एक चैनल होता है जिसके अंदर पानी का फ्लो किया जाता है। अब पानी का फ्लो किया जाता है तो इसके अंदर हम लाइन से पौधे लगा देते हैं। उसका भी एक कैलकुलेशन होता है, कितनी दूरी पे पौधे लगाना पड़ते हैं, पाइप की साइज क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तब कहीं जाके एक सिस्टम बनता है, NFT चैनल बनता है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाइप में एक सिरे से पानी डालते हैं और दूसरे सिरे से पानी निकालते हैं। इस बीच सारे पौधे बीच में लगे रहते हैं, उनकी जड़ों को पानी टच करते हुए जाता है, और चूंकि पानी जड़ों को टच कर रहा है तो उसी पानी के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन मिला देते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग, जिसका उपयोग करके पौधे की बढ़वार होती है। तो ये एक NFT चैनल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसके अंदर हम पाइप का पूरा चैनल बनाते हैं और उन पूरे पाइप के अंदर पौधे लगाते हैं। इसमें हम लोग वर्टिकल तौर पे लगभग 6.5 से 7 फीट भी जा सकते हैं, और लगभग आपके पास अगर और ऊंचाई वाला सेटअप है या आपको हार्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं आती हो, आप ऊपर चढ़ के हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये लगभग 12 से 15 फीट तक का भी NFT हम लोग बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक का एक सिस्टम होता है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, खाली पानी की एक परत नीचे चलती है जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। और इसमें भी 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो ये आपका NFT होता है, एक होता है DFT, जिसे हम बोलते हैं डीप फ्लो टेक्निक। अब ये डीप फ्लो टेक्निक थोड़ा सा और इजी हो जाता है NFT के मुकाबले। इसमें हम लोग समय भी कम देते हैं, पानी की भी बचत होती है और इसमें बिजली की भी बचत होती है। NFT में कुछ समस्याएं आ सकती है कि इसमें अगर बाई चांस बिजली चली गई या हमारी मोटर जल गई तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद पौधे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो उसका एक ऑप्शन हम लोगों ने निकाला है, हम लोगों ने NFT जैसे दिखने वाले पाइप के चैनल बनाए हैं जिसको हम लोग DFT चैनल बोलते हैं। उसके अंदर कुछ लेवल तक पानी भरा रहता है जो हमारा एक तरह से रिजर्व वाटर का काम करता है। बाय चांस लाइट चली जाती है या हम लोग बिजली बचाना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग एक टाइमर लगा देते हैं। उस टाइमर को बंद चालू करके कम बिजली का उपयोग करके, कम पानी का उपयोग करके DFT चैनल में भी पौधे उगा सकते हैं। तो ये वर्टिकल तौर पे और हॉरिजेंटल तौर पे दोनों में काम में लिया जा सकता है ये जो सिस्टम है, और किचन गार्डन के तौर पे हो या कमर्शियली हो, ये सिस्टम दोनों तरह से बन जाते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में सारी चीजें हो जाती है, मीन्स सारे प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं, पर आइडियली शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप को ज्यादा फोकस किया जाता है। अधिकतर सब्जी वर्गी फसलें इसमें पैदा की जाती है। जैसे हम लोग सोचे कि मैंगो लगा लें या फिर नींबू लगा लें, वो भी पॉसिबल है, पर वो लंबे समय तक चलते हैं और काफी लेट तक फ्रूट देते हैं, तो वो फसलें जमीन के लिए ठीक है। पर जैसे हमको मिर्ची लगाना है या हमको गोभी लगाना है, कलर्ड कैप्सिकम लगाने हैं, तो ये सारी जो 3 महीने या साल भर चलने वाली फसलें, इसमें आराम से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक का ही पार्ट है एरोपोनिक। एरोपोनिक के अंदर हमारे जो पौधे की रूट्स होती है उसको हम लोग पानी शावर के माध्यम से देते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें हम लोग स्प्रिंकलर या ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं जिसकी मदद से उसको हम पानी को शावर करें, है ना। इस तरह से उसको पानी दिया जाता है और उसी पानी में न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो एक तरह से एरोपोनिक टेक्निक कहलाता है। और एरोपोनिक टेक्निक में अधिकतर आलू की खेती की जाती है, और अगर हम लोग उसको टावर के रूप में यूज करें, मतलब एरोपोनिक टावर बनाएं, तो लीफी प्लांट काफी उसमें उगाए जाते हैं। और हाइड्रोपोनिक के बहुत सारे सिस्टम होते हैं या बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उसमें एरोपोनिक टेक्निक एक ऐसा यूनिट है जिसमें पर स्क्वायर फीट नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा आते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक का जब हम बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि छोटी सी जगह में 10 गुना खेती करो, तो यहाँ पे भी कुछ छोटी सी लिमिटेशन आ जाती है कि हम लोग वर्टिकल फार्मिंग जब करते हैं तो सिर्फ छोटे पौधों का ही चयन करते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हाइट आधा फीट या 1 फीट की होती है उनको ही हम वर्टिकल लेके जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे अगर छोटे पौधे की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रॉबेरी या पालक या धनिया की बात करें, तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा लेते हैं वर्टिकल तौर पे। तो इसमें हम लोग कई गुना की बात कर सकते हैं, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में हम लगभग 7 से 10,000 स्क्वायर फीट की खेती कर सकते हैं। पर यदि हम लोग बात करें टमाटर की, या फिर हम लोग कोई बेल वर्गी क्रॉप की, या ऐसे पौधों की जो बड़े बनते हैं, तो वहां पे हम उतने ही पौधे लगा पाएंगे जितने जमीन पे लगते हैं। मीन्स यदि कोई व्यक्ति 1 बीघा में टमाटर की खेती कर रहा है और वो वहां पे 5000 पौधे लगा रहा है, तो हाइड्रोपोनिक में भी वो 5000 ही लगाएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके वो उसमें लगभग 70-80 हजार लगा देगा, क्योंकि वो पौधे बड़े होते हैं, उनको हॉरिजेंटल तौर पे लगाया जाता है। यदि कोई छोटा किसान हाइड्रोपोनिक करना चाहे
तो बहुत अच्छी बात है। और लगभग 200 से 250 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आता है, क्योंकि इसमें कई तरह के सेटअप बनते हैं। और सबसे पहले कंपलसरी होता है ग्रीन हाउस बनाना। तो ग्रीन हाउस को लेके अंदर के वर्टिकल सेटअप है या हॉरिजॉन्टल सेटअप है, इन दोनों को देखते हुए थोड़ी बहुत लागत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल सेटअप बनाते हैं तो लागत कम आती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा नहीं पा रहे हैं आप लोग। और अगर हम वर्टिकल जा रहे हैं, मीन्स एक के ऊपर एक जा रहे हैं, तो वहाँ पे आयरन भी ज़्यादा लगेगा और वहाँ पे पाइप भी ज़्यादा लगेंगे, तो वहाँ पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। वहाँ पे खर्चा बढ़ते बढ़ते 350-400 रुपये स्क्वायर फीट भी जा सकता है। कमर्शियली लेवल पे अगर हम लोग हाइड्रोपोनिक की बात करें, तो पहले तो ये समझे कि वास्तविकता में हाइड्रोपोनिक किन लोगों के लिए है। मीन्स आज हमारे किसान अगर हाइड्रोपोनिक खेती करके उत्पादन बढ़ा के अगर वो करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक्सोटिक वेजिटेबल का मार्केट नहीं है, आपने चलो हाइड्रोपोनिक सेटअप बना लिया पर उन क्रॉप का मार्केट नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंदौर के पास रहते हैं, भोपाल के या बड़ी सिटी के पास रहते हैं, और वहाँ पे एक्सोटिक क्रॉप का चलन है, तो वो एक छोटी शुरुआत, मतलब 5000 स्क्वायर फीट से भी अगर एक छोटी शुरुआत करे तो काफी अच्छा रिटर्न ले सकता है। क्योंकि वो बड़ी सिटी के पास रहता है, तो वो ये रेगुलर सब्जियां नहीं उगाएगा, वो विदेशी सब्जियां या एक्सोटिक वेजिटेबल उगाएगा। लाइक लेट्यूस है, ब्रोकली है, केल है, पार्सले है, ऐसी महंगी चीजें उगाएगा, तो उसको रिटर्न जल्दी आएगा। हो सकता है वो 6 महीने या साल भर में पैसा कमा जाए। पर वही व्यक्ति अगर कहीं ऐसी जगह हाइड्रोपोनिक लगा लेता है जहां इन चीजों का मार्केट नहीं है, तो उसको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उसको रिटर्न लाने में लगभग 2 से 3 साल भी लग जाएंगे। हमारी ट्रेनिंग में काफी लोग आते हैं और काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है, और वो सीखने इस पर्पस पे आते हैं कि हम लोग हाइड्रोपोनिक को एक कमर्शियली बिजनेस बना के चलें। तो हम लोग उनको यही सजेशन देते हैं कि भैया आप पहले तो मार्केट स्टडी करिए, वो सब्जियां लगाइए जो महंगी बिकती है। तो कुछ लोग तो बड़ी सिटी से हैं, तो वो एक्सोटिक वेजिटेबल पे ध्यान देते हैं, और जब सेटअप बना लेते हैं तो अच्छा रिटर्न भी निकालते हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसके पास सिटी है, पर बड़ी सिटी है, पर वो उसको उगा तो रहा है पर बेच नहीं पा रहा है, उसके पास मार्केट नहीं, मंडी नहीं है उसकी। तो वो या तो ऐसा करे कि खुद का एक शॉप डाले जहाँ पे वो अपनी सब्जियों को उगाए अपने फार्म पे, पर बेचने के लिए भी एक उसका खुद का आउटलेट होना चाहिए। मतलब वो मंडी में ना बेचे, मतलब यहाँ से अगर आपने कुछ उगाया है हाइड्रोपोनिक में और आप मंडी में बेचते हैं, तो मंडी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे किसान जो ट्राली भर के सब्जियां लेके आ रहा है और आप हाइड्रोपोनिकली ग्रो करके लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई वक्त नहीं है कि आपका हाइड्रोपोनिक है तो आपको थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो आपको अपना मार्केट खुद बनाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा आपको मार्केट से अलग जाना पड़ेगा, थोड़ा हट के मार्केट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने हाइड्रोपोनिकली उगाया है, आपने इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया है, तो ये सारी चीजें आपको एक मार्केटिंग के थ्रू या फिर लोगों को समझा के इनको बेचना पड़ेगा। तो अभी हमारे काफी ऐसे जो ट्रेनिंग में आए हुए बंदे हैं, लोग हैं, उन्होंने ऐसे सेटअप बना के खुद का फार्म ऐसा डेवलप किया है कि उनके फार्म पे लोग आते हैं, अपने हाथों से हार्वेस्ट करते हैं और वो लेके जाते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने होम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट किया है। हमारे कुछ मित्र हैं पुणे के, उन्होंने क्या करा है कि एक एप्लीकेशन बना लिया है, वो एप्लीकेशन पे ऑर्डर लेते हैं, उनका बंदा वहां से हार्वेस्ट करके उनके फार्म पे या उनके घर तक दे के आता है। इस तरह की चीजें हम लोगों को अपनाना पड़ेगी, नहीं तो आप मंडी के भरोसे रहेंगे तो आपको रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि मंडी में तो नीलामी होती है अपनी फसलों की, और आप इतना खर्चा कर रहे हैं और उसको नीलाम करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता हमारे हिसाब से। तो आपको अगर इतना खर्चा कर रहे हैं इस टेक्निक के ऊपर, तो मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लोगों को इस टेक्निक की वैल्यू बताना पड़ेगी, और एक ऐसा आउटलेट डालना पड़ेगा जहां पे आप अपने यहाँ 10 तरह की सब्जियां उगाइए और खुद उसको बेचने की कोशिश करिए, जिससे आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम 5000 स्क्वायर फीट की बात करें और पर मंथ की भी बात करते हैं, और आपके पास लगभग 7-8 तरह की सब्जियां हैं, और आपने कुछ ऐसी मार्केट पकड़ रखा है या ऐसा कोई कॉलोनी या ऐसा कोई मोहल्ला पकड़ रखा है, तो मान के चलिए लगभग 40 से 50 हजार रुपये महीने तक का भी आप कमा सकते हैं इसके अंदर। तो सालाना 5 से 6 लाख रुपए की भी इनकम हो सकती है। हमारे जो सिटी के लोग हैं वो खेती तो कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि वो खुद उगाएं, पर उनको सब्जियां डेली चाहिए, सुबह शाम चाहिए, तो वो मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं। और हम जो मार्केट से सब्जियां खरीद रहे हैं, और वो जो सारी सब्जियां हैं, वो आज अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करेंगे या समझेंगे कि वो कहाँ से आ रही, किस तरीके से आ रही है, तो वो बिना पेस्टिसाइड के तो आज खेती होती नहीं है।
जो भी ओपन फील्ड में किसान खेती कर रहे हैं वो बिना पेस्टिसाइड के, आज टमाटर है या गोभी है या कलर्ड कैप्सिकम है, जितने खूबसूरत आप शिमला मिर्चियां देखते हैं, खीरा ककड़ी देखते हैं जो पोलिया उसके अंदर होती है, ये बिना पेस्टिसाइड के होती नहीं है। पर मजबूरी है कि हमको वही खरीदना पड़ेगी, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अब पेस्टिसाइड वाले ही खाना पड़ेगा। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं। तो हमारे जो अर्बन फार्मर है, जो सिटी के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी छतें, बालकनियां, छोटा मोटा प्लाट खाली रहता है। मीन्स 500 स्क्वायर फीट है या 1000 स्क्वायर फीट की भी कोई छोटी लोकेशन है, अगर वो खाली है तो वहां पे भी हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपनाया जा सकता है। हमारी ट्रेनिंग में जैसे लगभग 15 से 20 लोग आते हैं, जिसमें से लगभग 90% लोग किचन गार्डन के तौर पर हाइड्रोपोनिक चाहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि किचन गार्डन के तौर पे तो मिट्टी में भी खेती हो सकती है, तो आज मिट्टी भी मिलना बड़ी मुश्किल है और सारी समस्याएं तो मिट्टी से आ रही है। जैसे हमारे फार्मर जो खेती कर रहे हैं, कई बीज हम डालते हैं और बीज कई बार तो उगता ही नहीं ढंग से, और उगने के बाद में उसमें रूट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम आती है। सॉइल बर्न डिसीज बन जाती है, रूट इन्फेक्शन, फंगस, बैक्टीरिया, जमाने भर की तो समस्याएं हैं आज जमीन में। तो हमारे जो सिटी के फार्मर हैं वो मिट्टी को लेना मतलब उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, पर कोकोपीट तो ऑनलाइन मिल जाता है ना। तो वो अगर खेती करना चाहें तो हाइड्रोपोनिकली वो काफी लोग उसमें खेती कर रहे हैं। और मिट्टी वाली गमले अगर हम लोग छतों पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो हमारी छत पे वजन बढ़ता है, फिर उसमें डेली पानी देना है तो हमारी सीलन भी बढ़ती है, छत में पानी टपकने का चांस रहता है, ऐसी समस्याएं चलती है। पर हाइड्रोपोनिकली अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक तो सीलन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी और हम लोग यहाँ पे पानी का भी बहुत कम उपयोग कर पाएंगे। और क्योंकि ये टेक्निकल खेती है, इसमें आपको मतलब कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी का जानकारी होना चाहिए, पानी का पीएच, पानी का टीडीएस, इन चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आप अपनी छत के ऊपर भी और वर्टिकल फार्मिंग करके लगभग 1000 स्क्वायर फीट की भी आपकी छत खाली है तो उसमें आप पत्तेदार सब्जियां लगा लीजिए, चारों वॉल खाली रहती है, उसके ऊपर आप एक के ऊपर एक पाइप लगा के या स्लैब बैग लगा के पत्तेदार सारी सब्जियां जैसे धनिया है, पालक है, गोभी है, ये सारी लगा सकते हैं। बीच का जो एरिया होता है इसमें सारे फ्रूट प्लांट हो गए, चाहे आप ग्रोबैग का उपयोग करें, चाहे डीएफटी सिस्टम का उपयोग करें, चाहे डच बकेट का उपयोग करें, उसमें आप सारे फ्रूट प्लांट को प्लांट कर सकते हैं। इसमें भिंडी बहुत अच्छी होती है, टमाटर भी काफी अच्छे होते हैं और खीरा ककड़ी भी काफी अच्छी होती है। तो उगाना इस तरीके से भी सरल है। पर यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लांट उगे हैं तो स्वाभाविक बात है इंसेक्ट तो आएंगे, तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे केमिकल का उपयोग मत करिए, क्योंकि ये क्रॉप जो आप उगा रहे हैं ये खुद खाने वाले हैं, आपके घर के लिए आपने उगाई है। तो यहाँ पे केमिकल का उपयोग ना करते हुए ऐसे चीजों का उपयोग करिए ताकि वहां पे इंसेक्ट आए ना, और आ भी जाए तो उसको आप इजी वे में कंट्रोल कर पाए। तो आप एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना सकते हैं, मतलब छत के ऊपर भी आजकल छोटे छोटे ग्रीन हाउस बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, आप इंसेक्ट से लगभग 60 से 70% तक बच जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि अगर उसके बाद भी कोई इंसेक्ट लगते हैं तो हमारे पास कई तरह के ट्रैप होते हैं, जैसे कि येलो ट्रैप होते हैं, लाइट ट्रैप होते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक वे में भी हम लोग कुछ स्प्रे यूज कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, इनका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये वाले स्प्रे करके इन ट्रैप को लगा के हमारी फसलों को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग खुद, बाजार में तो सब केमिकल वाला मिल रहा है, तो हम लोग हमारे घर के लिए इस टेक्निक का उपयोग करके खुद उगा सकते हैं और खुद खा सकते हैं। यदि आप कमर्शियली नहीं जाए तो आप किचन गार्डन के तौर पे खुद के लिए तो उगाए। हर्बल स्प्रे बनाने के लिए हम लोग जैसे हमारे यहाँ यूज करते हैं, हम 5 पत्ती या 7 पत्ती अर्क का भी उपयोग करते हैं। 5 पत्ती 7 पत्ती अर्क मतलब एक, जैसे घर पे सर्दी खांसी हो जाती है तो काढ़ा बनाया जाता है ना, ऐसा ही हम लोग एक हर्बल पेस्टिसाइड बनाते हैं जिसमें ऐसी पत्तियों का चयन किया जाता है जिनको हमारे गाय या भैंस या बकरी ये जानवर ना खाए। तो ऐसी कई तरह की पत्तियां हैं जो आपके खेतों में या आसपास झाड़ियों में मिल जाती है। जैसे मुख्यतः इसमें क्या होता है कि करंज के पत्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीताफल के पत्ते, पपीता के पत्ते, आंख के पत्ते, और इसके अलावा नीम के पत्ते, ये ऐसे 5-7 तरह के पत्ते इकट्ठे करिए, इनको क्रश करके एक कंटेनर में लगभग 10 लीटर पानी में घोल के रखिए और इनको 12 से 15 दिन तक थोड़े गर्म क्षेत्र में रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सड़ जाए, फर्मेंटेशन इसमें प्रॉपर हो जाए। और लगभग 15 से 20 दिन बाद इसका 1 लीटर अर्क निकाल के छान के अपना जो स्प्रे पंप होता है उसमें लगभग 15 लीटर का
पानी आता है उसके अंदर, एवरेज 15 लीटर के पंप सब जगह मिल जाते हैं। तो उसमें 14 लीटर पानी भर के 1 लीटर का ये अर्क डाल दीजिए और इन पत्तों के ऊपर चाहे इंसेक्ट हो या ना हो, हर 10 दिन या 15 दिन में एक स्प्रे करिए। तो सकिंग इंसेक्ट जो होते हैं, जो रस चूसक कीटे होते हैं, वो सारे इन हर्बल वे में आप इनको कंट्रोल में ला सकते हैं। आपने जो येलो ट्रैप लगा रखे हैं, जो फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं, ये भी बहुत अच्छे इंसेक्ट को पकड़ने के लिए कारगर होते हैं। आप शाम के टाइम पे एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, उसके नीचे एक पानी से भरा हुआ टब रख दीजिए, तो ये लाइट ट्रैप का काम करेगा। जो भी रात को उड़ने वाले मच्छर होते हैं वो सारे एक जगह आके उस टब के अंदर गिरेंगे और इससे वो कंट्रोल में आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आधुनिक भारत में खेती को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के किसानों को तैयार करना होगा। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का ये नया तरीका आज के युवा किसानों के लिए खेती की एक नई राह बन चुका है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है भविष्य की खेती के लिए, क्योंकि आज हमारी यंग जनरेशन भी चाहती है कि मैं खेती करूं, पर खेतों में देखते हैं तो हार्ड वर्क दिखता है। गेंती फावड़ा कुदाल उठाना पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तो वो लोग इससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं, यार ये नहीं होगा। पर हाइड्रोपोनिक वहां पे इनको ये सुविधा देता है कि इस तरह का हार्ड वर्क हाइड्रोपोनिक टेक्निक में नहीं होता है। यहाँ पे एक तरह से स्मार्ट वर्क होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार सिस्टम बना लिया तो खाली उसको सिंपल तरीके से मैनेज करना पड़ता है। हाँ, ये चूंकि ये टेक्निकल खेती है तो आपको यहाँ पे इसको सीखने के लिए, समझने के लिए 4 महीने से 6 महीने देना पड़ेंगे। थोड़ा सा आप इसको टेक्निकली समझ गए तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत आना नहीं है। और सीखना समझना, आप इसकी शुरुआत करने के लिए छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेनिंग में आते हैं लोग बाग तो बोलते हैं कि हमको बड़े बड़े फार्म बनाना है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि भैया बड़े बड़े फार्म बनाने से पहले लगभग 50-100 पौधे छोटे स्तर पर लगा लीजिए और 6 महीने तक उनके ऊपर काम करिए। यदि आप उनको अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं तो 1-2 क्रॉप और उगाइए, और उनको भी अगर आप ग्रो कर पा रहे हैं तो फिर उन क्रॉप का चयन करिए जो मार्केट में आपके यहाँ महंगी बिक रही है, जिनका अच्छी खासी डिमांड है, जो 100 रुपए प्लस बिक रही है। उन क्रॉप के ऊपर फोकस करके उन क्रॉप को फिर कमर्शियली लेके आइए। तो आज हमारी जो यंग जनरेशन है जो खेती करना चाहती है, उन लोगों के लिए हाइड्रोपोनिक टेक्निक काफी अच्छी टेक्निक है। और चूंकि इस टेक्निक के अंदर ऑटोमाइजेशन भी हो रहा है, इसके अंदर चूंकि पानी का पीएच और टीडीएस मेंटेन किया जा रहा है, जो कि आज टेक्नोलॉजी से मेंटेन हो जाता है, मोबाइल से मेंटेन हो जाता है। तो एक तरह से उन लोगों के लिए जो जॉब में रहना भी चाहते हैं और खेती भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी सुविधाजनक ये खेती हो सकती है। सरकार की बात की जाए या गवर्नमेंट की बात की जाए तो अभी तक जो हमारे ग्रीन हाउस बनते हैं, यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब आपकी ऐसी जमीन है जहाँ खेती की जाती है, वहां पे ग्रीन हाउस के ऊपर आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ग्रीन हाउस बनाने के लिए 50% सब्सिडी मिलती है, पर उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि आपका एग्रीकल्चर लैंड हो, तब कहीं जाके सब्सिडी मिलती है। पर आपने कोई ग्रीन हाउस बना लिया और अंदर हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं उसके ऊपर भी कुछ सब्सिडी मिले, तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। नाबार्ड के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम अभी चालू हुए हैं जिसके अंदर सब्सिडियां दी जा रही है। अभी हम लोगों ने यूपी में अयोध्या और बाराबंकी और लखनऊ में कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने 75% तक की सब्सिडी वाले सेटअप के ऊपर काम किया है। और वो खाली एक डेमोस्ट्रेशन सेटअप थे, 1,000 स्क्वायर फीट के सेटअप थे, जिसके अंदर अभी नाबार्ड ने काफी अच्छा काम किया है। पर चूंकि ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी नई है तो धीरे धीरे भी आ रही है, तो गवर्नमेंट भी इसमें अभी काम कर रही है। आज अरविंद जी ने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पौधों को न्यूट्रिशन देने के लिए भी सेंसर्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया है ताकि हर पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंच सके। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में सारे प्लांट जो होते हैं बिना न्यूट्रिशन के ग्रो नहीं कर पाते, तो इसको जो न्यूट्रिशन देने का जो टेक्निक होता है उसके अंदर या तो आप मैन्युअली काम करें, क्योंकि इसका एक टैंक रहता है और उस टैंक के अंदर जो मोटर रहती है वही सारे पाइप में पानी सप्लाई करती है। तो ये चीजें सारी ऑटोमाइजेशन पे भी डाल सकते हैं हम लोग। टाइमर लगा के हम लोग मोटर को बंद चालू कर सकते हैं, और मॉइस्चर का परसेंटेज कम होता है ज्यादा होता है, आजकल उसके भी सेंसर आते हैं, उसको देख के भी हम लोग इसमें पानी कब देना है कब नहीं देना है ये मेंटेन कर सकते हैं। हमारे प्लांट की क्या स्टेज है, मतलब बेबी प्लांट है कि फ्लावरिंग स्टेज है कि फ्रूटिंग स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लांट की स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए भी सेंसर आते हैं। उन सेंसर के माध्यम से कितना टीडीएस मेंटेन करना है और इस प्लांट को क्या न्यूट्रिशन देना है, ये चीजें भी आजकल की जाने लग गई है।
क्योंकि खेतों में तो हम मैन्युअली काम कर ही रहे हैं। अब आज हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या बड़े बड़े ऑटोमाइजेशन के माध्यम से, जैसे हमारे फार्म पे अंगूर में हम लोगों को फर्टिगेशन देना है तो हमारे पास सारी चीजें लगी हुई है। ऑटोमाइजेशन में हमारे पास सारे टैंक लगे हुए हैं जिससे हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। पर हाइड्रोपोनिक में भी ये सारी चीजें अप्लाई हो जाती है और यहाँ पे पूरा मोबाइल से ऑपरेट कर ले, ऐसी टेक्नोलॉजी भी आज हमारे पास है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में सारे पौधों को पानी के अंदर उगाया जाता है, तो इनके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सारे हम लोगों को पानी में घोलना पड़ते हैं। अब पानी में घोलना पड़ते हैं तो उन न्यूट्रिशन का उपयोग किया जाता है जो पानी में 100% घुल जाए, जिसे हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टोटल 13 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से मुख्यतः 3 होते हैं NPK, जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बोलते हैं। इसके अलावा 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सपोर्ट न्यूट्रिएंट, मतलब ये प्लांट को ग्रो करने में, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग में मदद करते हैं। वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व, इसे हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हम लोगों को पानी के टैंक में ऐड करना पड़ते हैं। अब इनको जो ऐड किया जाता है ये प्लांट की स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसमें फेर बदल करके इसको पानी में डाला जाता है। मतलब पानी, पौधों की जो खुराक होती है उसको देख के, उसको समझ के ही हम लोग न्यूट्रिशन का डिजाइन बनाते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है और वो खेती करना चाहती है, तो हम लोग तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं तो हाइड्रोपोनिक आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी या कम करना पड़ेगी। और इसके अंदर जैसा कि एकदम हाइजीनिक है, एकदम स्मार्ट वर्क है, तो आप इसको आसानी से अपना सकेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, वो भी लगभग 4 महीने या 6 महीने की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आप खेती करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके लिए हाइड्रोपोनिक एक वरदान साबित हो सकती है। और चाहे आप कमर्शियल वे में जाएं, नहीं तो आप अपनी फैमिली के लिए किचन गार्डन के तौर पे हाइड्रोपोनिक अपनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप आराम से इस टेक्निक को अपना सकते हैं। भविष्य की बात की जाए तो आने वाला जो टाइम है, वैसे तो मिट्टी में कई तरह की समस्याएं ही है और समस्याएं तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग जो फर्टिलाइजर या केमिकल यूज कर रहे हैं उनका एक रेसिड्यू लेवल होता है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हर साल नए नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, क्योंकि हम जो आज डाल रहे हैं हो सकता है वो 6 महीने बाद काम नहीं करेगा, तो वहां पे तो कोई अंत होना नहीं है। और भविष्य की बात की जाए तो आज हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं, वो भी ऑर्गेनिक खेती में आ रहे हैं, केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। उसी तरह से हाइड्रोपोनिक भी उन्हीं के साथ एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक हाइजीनिक तरीके से हम लोग इसमें भी बिना पेस्टिसाइड के खेती कर सकते हैं और अच्छे से हमारी क्रॉप का उत्पादन ले सकते हैं। हम लोगों ने जब हाइड्रोपोनिक शुरुआत करी थी ना, लगभग 12 साल पहले, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि भैया हम लोग बिना मिट्टी की खेती करते हैं, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। तो एक तरह से आज हम फॉरेन की बात करते हैं या फिर हाइड्रोपोनिक को लेके किन कंट्री में इसकी खेती ज्यादा हो रही है, तो इजराइल का नाम ज्यादा आता है। और इजराइल जैसी कंट्री जहां पे रेत है और पानी का भी अभाव है, तो वो काफी बड़े स्तर पे हाइड्रोपोनिक खेती कर रहा है। इसके अलावा चाइना है या आपका नीदरलैंड है या फिर अदर थाईलैंड वगैरह में भी हाइड्रोपोनिक खेती काफी अच्छे तरीके से ग्रो की जा रही है और वो लोग इतना उत्पादन करते हैं कि वो इन क्रॉप को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया की बात की जाए तो आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिटियों के आसपास, पुणे है, मुंबई है या हैदराबाद है, इनके आसपास काफी अच्छे हाइड्रोपोनिक सेटअप बने हुए हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म बने हुए हैं। अभी इसका क्या है कि एक्सोटिक वेजिटेबल पे ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट इसका लिमिटेड है, बट इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आज हमारी ट्रेनिंग में हमसे बोलते हैं कि हम लोगों को ये क्रॉप खाना है, हमको मिलती नहीं है। तो भविष्य की बात की जाए तो हाइड्रोपोनिक खेती का काफी अच्छा विस्तार देखने को मिल सकता है। और जैसे मार्केट की बात की जाए तो मार्केट भी काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम लोग भी हेल्दी सब्जियां, बिना पेस्टिसाइड वाली सब्जियां उगाएं। पर वही कि अगर कोई हाइड्रोपोनिकली उगा रहा है तो वो उसके अच्छे से मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके अगर बेचेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि खाने वाले को मिल नहीं रहा है अच्छा खाना, वो पैसे देने को तैयार है पर आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसकी काफी अच्छी संभावनाएं देखने को मिल रही है।
मिट्टी के अंदर पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इवन हमारी बॉडी का भी कुछ पीएच होता है। ऐसे ही हाइड्रोपोनिक खेती में जो हम लोग प्लांट उगाते हैं इसमें भी पीएच बहुत कंपलसरी होता है। तो हम लोग जो पानी यूज करते हैं उसका पीएच हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसमें लगभग 5.5 से 6.5 के बीच पीएच होना चाहिए। हम लोग बात करें एवरेज की तो 6 पीएच हमको मेंटेन करना पड़ता है। और 6 पीएच इसलिए मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर 6 पीएच लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें पौधा सारे न्यूट्रिशन को पानी के अंदर से उठा लेता है। मीन्स हम लोगों ने बहुत अच्छा पानी लिया है, उसका टीडीएस हमने मेंटेन किया है, बहुत अच्छे वाटर सॉल्युबल हमने न्यूट्रिशन उस पानी में घोले हैं, पर वो पानी का पीएच ही गड़बड़ है तो आप उसको उस पौधों की जड़ के पास से गुजार रहे हैं, उसके जड़ों के पानी के माध्यम से उसमें बहा रहे हैं, पर आपका पीएच मेंटेन नहीं है तो वो पौधा अपने जड़ों के माध्यम से उस न्यूट्रिशन को उठा नहीं पाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। टीडीएस भी एक चीज होती है, हाइड्रोपोनिक में टीडीएस भी बहुत मायने रखता है। तो ये पीएच और टीडीएस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को इसके कुछ इक्विपमेंट जैसे कि पीएच मीटर है, टीडीएस मीटर है या ईसी मीटर है, ये सारी चीजें हमको रखना पड़ती है। ये हमारे एक तरह से हाइड्रोपोनिक खेती के औजार हैं जिससे हम लोग हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं। टीडीएस और ईसी प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं। बेबी प्लांट है तो कम टीडीएस रखा जाता है और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग टीडीएस बढ़ाते जाते हैं। टीडीएस मतलब पानी के अंदर कितने सॉल्ट घुले हुए हैं उसको डिफाइन करता है। तो टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट, पानी में कितने सॉल्ट घुले हुए हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें चलती है कि हम लोग जो पानी ले रहे हैं उसके अंदर नेचुरल तरीके से कोई सॉल्ट घुले नहीं होना चाहिए। मीन्स हम लोगों ने अगर 800 या 1000 टीडीएस का पानी लिया है मतलब उसमें नेचुरल तरीके से कई तरह के सॉल्ट घुले हुए हैं और उसी पानी के अंदर हम लोग इन पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो घोल देते हैं। तो एक तरह से अलग टाइप का केमिकल बन जाता है, मतलब एक तरह से खिचड़ी बन जाता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से तो सॉल्ट मिले हुए हैं उसमें और हम लोगों ने पौधों को जो चाहिए वो भी उस पानी में डाल दिए, तो ये खिचड़ी बन जाता है। और ये पानी अगर हम पौधों को प्रोवाइड करते हैं तो पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक थंब रूल चलता है कि ऐसा पानी ले जिसका टीडीएस लो हो, मतलब थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लेस देन 200 टीडीएस का पानी यूज करते हैं। तो 200 से नीचे होगा तो चलेगा, मतलब 30, 40, 50 टीडीएस का पानी होगा और उसके अंदर हम लोग प्लांट के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो घोलेंगे तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। तो पानी का टीडीएस और पानी का पीएच, पूरा हाइड्रोपोनिक खेती चूंकि जल कृषि है तो पूरा टीडीएस और पीएच के ऊपर ही चलती है। यदि आप हाइड्रोपोनिक्स सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कमर्शियल वे में जा रहे हैं कि किचन गार्डन पे जा रहे हैं, ये थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि कमर्शियली पे जाना तो बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है। पूरा मार्केट स्टडी करके ही आप हमारे पास आइए तो अच्छी बात है। यदि आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक सीखना है तो धाकड़ हाइड्रोपोनिक के दरवाजे आपके लिए हर महीने खुले हुए हैं और हमारी जो टीम है ग्रोसीफाई, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे जो एक्टिव फार्मर है या जो नए नए फार्मर है उनकी सक्सेस स्टोरी को बना के आपको इनके चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।